हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपने नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। पहले हमने क्या किया था, पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है। अब देखो भाई, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम किससे दिखाते हैं, म्यू से हम इसको दिखा देते हैं। अब इसको, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको निकालते कैसे हैं उसको देखते हैं। तो देखो भाई, आपने लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कि जो फर्स्ट लॉ होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है भाई कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई, नॉर्मल रिएक्शन आर के। अब देखो, जब कोई भी चीज आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखी जाती है तो क्या होगा, तो जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो आपको इक्वल टू का साइन लगाने के लिए कांस्टेंट लगाना होगा। उस कांस्टेंट को हम क्या होता है म्यू, और इसको हम लिख देते हैं आर। तो ये जो म्यू होता है भाई हमारे पास, इसी को हम बोल देते हैं कांस्टेंट, बोल देते हैं भाई कांस्टेंट, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भाई, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखो, अगर हम यहां से कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है तो म्यू किसके इक्वल हो जाएगा भाई, एफ डिवाइड बाई आर। तो ये आपके पास क्या जाती है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाती है। अगर आप इसको डेफिनेशन देनी हो अगर आपने इसकी, तो आप क्या दोगे भाई, इट इज डिफाइंड, it is defined as the ratio of force of limiting friction, force of limiting friction and normal reaction। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या आती है भाई, इसकी आपके पास डेफिनेशन आ जाती है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है आपका, वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी और किस तरह से आप उसको दिखाओगे। तो ये हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन बता दिया भाई, कोएफिशिएंट इसका। अब देखो कि ये किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, जो आपकी म्यू होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, इसकी वैल्यू किसके ऊपर आपकी डिपेंड करेगी। तो यहां से हम देखते हैं कि जो यहां से जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है भाई, म्यू डिपेंड्स अपॉन, म्यू डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि जो नेचर होता है सरफेस का, वो नेचर आपका कैसा होगा भाई, और सेकंड किसके ऊपर, मटेरियल ऑफ द सरफेस। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब देखो भाई, नेचर से आपको क्या पता लगता है कि जो आपका सरफेस है वो आपका ड्राई है या फिर भाई आपका वेट सरफेस है, ठीक है, या फिर वो रफ सरफेस है, या आपका कैसा सरफेस है भाई, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ सरफेस से पता लग जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या होता है कि मटेरियल ऑफ द सरफेस, मटेरियल ऑफ द सरफेस कि आपका जो सरफेस का मटेरियल है वो आपका कैसा, जैसे आपने पॉलिश सरफेस लेते हो या फिर भाई कोई लुब्रिकेंट सरफेस लेते हो आप, तो उनके ऊपर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। अब देखो, सबसे पहले अगर हमारे पास बात आती है, अगर दो सरफेस हैं, वो क्या है, लुब्रिकेंट है भाई, लुब्रिकेंट सरफेस। लुब्रिकेंट सरफेस आपके पास कौन से सरफेस होते हैं भाई, जैसे हमने दो सरफेस ले लिए, दोनों के बीच में कोई ऑयल वगैरह हम लगा देते हैं, उसको हम लुब्रिकेंट बोल देते हैं। तो उनके लिए जो म्यू की वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी होती है भाई, 0.1 होती है आपकी, ठीक है। और अगर हम क्या कोई पॉलिश सरफेस ले लेते हैं भाई, अगर आप कोई पॉलिश सरफेस लेते हो तो उसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है भाई, आपकी 0.2 हो जाती है। तो ये वैल्यू आपने क्या करनी भाई, ध्यान रखनी है। और जो म्यू की जो वैल्यू होती है आपकी, जो म्यू होता है वो ओब्वियसली कहां से लेकर कहां तक लाई करता है भाई, कि म्यू लाइज बिटवीन 0.1 एंड 0.5, यानी इसकी जो वैल्यू होती है ना भाई,
वो 0.1 से लेकर 0.5 के बीच में क्या करती है, ऑलमोस्ट लाई करती है। ठीक है, तो ये आपका पास क्या क्या था भाई, म्यू की वैल्यू हमने बताई है, किस किस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब आपने एक बात ध्यान रखनी कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हर फ्रिक्शन के अंदर लग सकता है, जरूरी नहीं आपको इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर बताओगे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने अभी निकाला है, म्यू इज इक्वल टू क्या भैया आपका F डिवाइड बाई R, ये हमने वैल्यू निकाली हुई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। अब देखो अगर आपका कोई काइनेटिक फ्रिक्शन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, वहां पर भी क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा आपका। तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई म्यू के इज इक्वल टू में F के डिवाइड बाई R भाई। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन का भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम निकाल सकते हैं। तो जो भी फ्रिक्शन होगा अगर काइनेटिक के अंदर दिखाना है तो नीचे के लिख दिया, लिमिटिंग के लिए होगा तो नीचे एल हो जाएगा। ठीक है, जैसा भी होगा आपका वहीं पर आपकी क्या हो जाएगी, हम लिख देंगे तो वो उसकी क्या जाती है भाई, वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या था भाई, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट मोस्टली लाई करते हुए 0.1 से लेकर 0.5 के बीच में। और अगर लुब्रिकेंट सरफेस है तो उसके लिए 0.1, पॉलिश सरफेस है तो उसके लिए 0.2। जिस भी जो भी मेटेरियल आपका होगा उसी के हिसाब से क्या होती है, इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था भाई, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट के टॉपिक के ऊपर चलते भाई कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो किस तरह से आपका आएगा भाई। तो इसके बारे में छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपने ध्यान रखनी है। आगे जब आप जाओगे +2 क्लियर करके तो यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, इन्हीं चीजों को सिखाया जाता है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन भाई। कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है आपका वो कितना होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम किससे दिखा देते हैं भाई, थीटा से हम इसको दिखा देते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा से हम इसको दिखाएंगे भाई। तो देखो भाई हमारे पास जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आता है वो किस तरह से आएगा। तो देखो इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हमें इसका डायग्राम समझना होगा, और अगर आपको डायग्राम अंडरस्टैंडिंग हो जाती है डायग्राम की तो आप इसकी डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमने क्या मान लिया भाई, कोई भी एक सरफेस हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर हमने क्या रख दिया भाई, एक ब्लॉक रख दिया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। अब इस ब्लॉक का मास क्या भाई, m है। तो देखो इसका जो वेट होगा इस ब्लॉक का वो कैसे डाउनवर्ड करेगा भाई, कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड में एक्ट करेगा इसका वेट। या आपको पता है कि कोई भी जो बॉडी होती है उसका वेट हमेशा क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करता है। इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो कैसे एक्ट करेगी भाई, इसके परपेंडिकुलर, यानी r ने इसकी नॉर्मल रिएक्शन दिखा दी, हमने इसके वेट को बैलेंस करवा दिया भाई। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई फोर्स मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर P फोर्स क्या कर दिया भाई, अप्लाई कर दिया। अब इसमें आपने ध्यान रखना है कि फोर्स को हम किससे दिखाएंगे, अप्लाइड फोर्स को P से हम इसको दिखा देंगे भाई। अप्लाई हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, P फोर्स हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब इसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा भाई, इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको हमने दिखा दिया F से। ठीक है, अब देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका यहां से भी यानी हर पॉइंट के ऊपर लगेगा ना, जितने भी यहाँ पर पॉइंट होंगे। तो यहाँ पर देखो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैं इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ भी दिखा सकता हूँ भाई, यहाँ पर इसके पैरेलल ही होगा ना, ये फोर्स इसके पैरेलल होगा। आप इसको यहाँ पर दिखा दो चाहे यहाँ पर दिखा दो, लेकिन लगेगा कहां पर, नीचे वाले सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को थोड़ी आसान से समझने के लिए मैंने इसको क्या दिखा दिया भाई, अपर डायरेक्शन में दिखा दिया। देखो ये हॉरिजॉन्टल इसके पैरेलल है। ठीक है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी हमने इसी तरफ दिखा, ये भी इसी तरफ, सिर्फ क्या क्या है मैंने इसको थोड़ी ऊपर पॉइंट के ऊपर दिखा दिया। लेकिन यहाँ पर दिखाने का मतलब ये नहीं है कि फोर्स यहाँ पर लगेगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स आपका इसी सरफेस के ऊपर लगेगा, लेकिन इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ पर दिखाने की बजाय मैंने इसको कहां पर दिखा दिया, यहाँ पर आपका शो कर दिया भाई। ठीक है, तो ये फोर्स लगेगा। अब देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन, दोनों एक टाइप से क्या भाई, दोनों एक टाइप से फोर्स ही हो जाते हैं हमारे पास। तो ये अपर डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा भाई, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा भाई आपका रिजल्टेंट फोर्स, इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुआ, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स हमने
दिखा दिया भाई ये। तो ये रिजल्टेंट फोर्स इसका आ गया। अब देखो ये जो रिजल्टेंट फोर्स हमने दोनों का दिखाया है, अगर मैं ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया भाई दोनों का, F का और R का, दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, और ये जो रिजल्टेंट फोर्स इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा उसी को हम क्या बोल देंगे भाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम इसको बोल देंगे। तो ये आपने ध्यान रखना भाई, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, it is defined as the angle which is made by the resultant, किसका रिजल्टेंट भाई, which is made by the resultant of किसका भाई, force of friction and normal reaction, which is made by the resultant of a force of limiting friction and normal reaction with the direction of normal reaction। तो देखो यहां से हमने क्या बताई है कि it is defined as the angle which is made by the resultant of force of limiting friction and normal reaction। यानी किसका हुआ, यहां पर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कोमा लगा के, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, कोमा लगा के करेंगे भाई। अब यहां से देखो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन है, तो इसके साथ क्या होगा, ये बनाएगा भाई हमारा। तो ये हमने क्या दिखा दिया, थीटा एंगल। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम इसका बोल देते हैं। अब देखो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन और आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आया था उनके बीच में क्या रिलेशन आता है, उस रिलेशन को हम निकालेंगे। तो देखो भाई रिलेशन हम यहीं से कर देते हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू एंड थीटा भाई, कि थीटा और म्यू के बीच में क्या रिलेशन आपका आता है। तो देखो भाई यहां से अगर मैं इस पॉइंट को यहां से मिला देता हूं इस तरह से, और इसको मैंने यहां से मिला दिया भाई इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनाती है, ये जो साइड है ये इसके इक्वल हो जाएगी। इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया ओ, ये होगा भाई आपका सी, ए पॉइंट ये होगा सी, और ये आपका बी पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया भाई, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर चला जाता हूं भाई, ओ बी सी के अंदर, इन ट्रायंगल ओ बी सी, अगर मैं ओ बी सी ट्रायंगल के अंदर चला जाता हूं तो यहां पर हमारा क्या बना भाई 90 डिग्री। तो ये क्या होगा इसका हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा आपका बेस हो जाएगा भाई। अब यहां से मैं क्या करता हूं, अगर ये हमारे पास एंगल है थीटा, तो एंगल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, हम किस किस के बीच में रिलेशन दिखा रहे हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल हम किस क्वांटिटी से दिखाते हैं भाई, टेंजेंट से। तो इस ट्रायंगल ओबीसी के अंदर से अगर मैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालता हूं, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट आपके पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना भाई आपका, अगर आप इसको नहीं याद कर पा रहे हो तो ये आपने ध्यान रख लेना है। तो पहला साइन फिर कोस और फिर क्या होगा आपका टेंजेंट। तो टेंजेंट आपका क्या हो जाएगा भाई परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है BC, और यहां से क्या हो जाएगा भाई OB। तो हम यहां पर लिख सकते हैं BC डिवाइड बाय आपका क्या होगा भाई OB। अब देखो यहां से जो BC है वो किसके कोरिस्पोंडिंग है भाई, OA के कोरिस्पोंडिंग है। तो यहां पर मैं BC की जगह क्या लिख सकता हूं OA, और डिवाइड बाय जो OB है उसको मैंने क्या रख दिया भाई एज इट इज रख दिया भाई। अब देखो यहां से जो टेंजेंट थीटा आएगा आपका, टेंजेंट थीटा वो किसके इक्वल होगा, देखो OA किसके कोरिस्पोंडिंग था, ये हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन था ना भैया, हमने माना था। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं F, और डिवाइड बाय OB की क्या वैल्यू आई आपके पास R है भाई नॉर्मल रिएक्शन।
तो एफ बाई आर ये कर सकता हूं मैं यहां से। तो यहां पर जो आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आएगी, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा भाई इज इक्वल टू, देखो एफ बाई आर, म्यू का फॉर्मूला आया था, हमने अभी निकाला था कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर। तो यहां पर एफ बाई आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू लिख सकता हूं भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अंदर म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो ये रिलेशन आपने क्या करना भाई, ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम इनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, कैसे आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालोगे और कैसे किस तरह से आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग, कि किस तरह से एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग आपका आएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो ये आपने जो रिलेशन किए हैं इनको ध्यान रखना भाई, रिलेशन आगे जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब भी आपके काम आएंगे, और जब आपकी ये डेरिवेशन आएंगे नेक्स्ट इसमें, उनमें भी ये सारी चीजें आपकी बहुत ज्यादा यूज होंगी, बैलेंस करने में चीजों को और अंडरस्टैंडिंग करने में चीजों की भाई, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हुए हमारा एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ रिपोज बोल दो या फिर हम क्या बोल देंगे उसको, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी भाई, तो देखो भाई एंगल ऑफ स्लाइडिंग इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम अल्फा से दिखा देते हैं, ठीक है। तो अल्फा से हम इसको डिनोट करेंगे। अब इसकी वैल्यू आप किस तरह से निकालोगे, तो देखो सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ स्लाइडिंग होता क्या भाई, इसकी डेफिनेशन हम बता देते हैं। इट इज डिफाइंड, it is defined as the angle, कौन सा एंगल हम इसको डिफाइन करेंगे भाई, it is defined as the angle of sliding, angle of sliding which the inclined plane, angle of sliding between, या between बोल देते हैं, angle of sliding between the inclined plane and the horizontal surface, कि जो इंक्लाइन प्लेन के बीच में और जो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा उसके बीच में जो एंगल होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज। अब इसको समझने के लिए देखो हम कैसे दिखाएंगे भाई, यहां से हमने क्या मान लिया, एक सरफेस एज्यूम कर लिया, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने एज्यूम कर लिया। अब हमने क्या किया भाई, इसके साथ एक इंक्लाइन सरफेस रख दिया, ठीक है। between the horizontal surface and between the inclined plane and horizontal surface, इससे आगे मिल सकते हैं when a body put on it just begin to slide down, तो ये स्लाइड करेगी तभी तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोलेंगे इसको। तो देखो ये हमने अपना पॉइंट मान लिया ओ, ये हमारे पास क्या कोई भी एक सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन मान लिया, इसको हमने एम से नाम दिखा दिया भाई, ओ एम हमारे पास इंक्लाइंड सरफेस है। तो देखो ये क्या कहता है कि जो इंक्लाइंड प्लेन और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा उनके बीच में जो एंगल बनेगा अल्फा, उसको हम क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज। अब इसके ऊपर अगर आप कोई एक बॉडी रख देते हो, यहाँ पर हमने क्या किया, इसके ऊपर एक बॉडी रख दी जिसका मास क्या है, एम मास हमने इस बॉडी का एज्यूम कर लिया भाई, ठीक है। एम मास हमने इस बॉडी का एज्यूम कर लिया। अब ये बॉडी इस इंक्लाइन सरफेस के ऊपर रख दी तो ये क्या करेगी, नीचे की तरफ स्लाइड करेगी भाई, स्लाइड करके आएगी नीचे की तरफ। तो अगर हम इसके अंदर जितनी भी रिएक्शन है उसको हम क्या करवाएंगे, बैलेंस करवाएंगे। कोई भी जब आपके पास इस टाइप की चीज आएगी तो सबसे पहले आप उसके जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी को क्या करो, बैलेंस करवाओ भाई। तो देखो यहाँ पर जो इसका वेट होगा, अब देखो जब आप किसी भी ऊंचाई से नीचे की तरफ आते हो तो आपका जो वेट होता है वो क्या रहता है भाई, आगे की तरफ
झुका हुआ रहता है, यानी आपका वेट आगे की तरफ एक्ट करेगा, बिल्कुल डाउनवर्ड एक्ट करने की बजाय। अगर ये बॉडी आपकी ऐसी सीधी होती हुई इस सरफेस के ऊपर, तो इसका वेट कैसे एक्ट करता, mg डाउनवर्ड एक्ट करता। लेकिन अब ये इंक्लाइन में है, तो इसका जो वेट होगा वो कैसे एक्ट करेगा भाई, mg। इस तरह से इसका वेट क्या करेगा, एक्ट। अब जो इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी वो हमेशा क्या रहती है भाई, इसके परपेंडिकुलर रहती बॉडी की। तो ये हमने क्या दिखा दी, इसकी नॉर्मल रिएक्शन में। अब देखो ये जो एंगल अल्फा है, यहाँ पर हमारे पास mg भी वेट बैलेंस नहीं और नॉर्मल रिएक्शन भी, दोनों हमारे पास बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करवाने के लिए क्या करेंगे, या तो मास को रिजोल्व करेंगे या फिर क्या करेंगे, वेट को रिजोल्व करेंगे। अब ये जो कंडीशन आपकी इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, उसकी हेल्प से भी आपकी सोल्व की जा सकती है, ठीक है। इनिशियल फ्रेम में कब होगा, जब आप बाहर खड़े होंगे, इसको देख रहे होंगे, यानी आप सरफेस के ऊपर खड़े हो, वो आपका इनिशियल के अंदर। नॉन इनिशियल कब होगा, जब आप इस ब्लॉक के साथ साथ मूव करते जाते हो अर्थ के सरफेस से ऊपर हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जितनी भी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे उसको हम क्या लेंगे, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोल्व करेंगे, यानी हम अपने आप को एक रेस्ट के ऊपर मानेंगे और ये बॉडी आपकी क्या करेगी, आपकी मोशन में जा सकती है, ठीक है। तो यहां से देखो ये एंगल अल्फा है। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस दिखा देता हूं इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने दिखा दिया, ये एंगल अल्फा है। तो देखो यहां पर इसकी नॉर्मल एक्सिस और एम के बीच में ये है, ये एंगल होगा भाई हमारे पास। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारा एंगल अल्फा है, यहीं पर हमारा क्या होगा भाई, जो बैलेंसिंग एंगल आएगा उसको हम शो करेंगे। अब देखो ये नीचे की तरफ आएगी ऐसे, तो इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा भाई, इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने दिखा दिया एफ से भाई, ठीक है। ये एफ हम इसको इस पॉइंट से ऐसे भी दिखा सकते थे भाई, यहां से हम इसको ऐसे भी दिखा सकते कि ये हमारे पास क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये mg है। अगर mg को मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे दिखा देता हूं, तो ये एंगल, अगर इस एंगल, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया और इसके साथ ये एंगल हमने मान लिया भाई यहां पर, तो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल हमारा कौन सा हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इस नॉर्मल रिएक्शन को नीचे दिखाता हूं इस तरह से, ठीक है, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हमारा क्या है, जो हमने वेट लिया mg, हमने इसको एज्यूम किया है सिर्फ एंगल को समझने के लिए, ठीक है। तो ये हमने mg कर लिया भाई, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एंगल बना भाई हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसके बीच में क्या, अल्फा। तो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा भाई अल्फा। अब इस एंगल को हम यहां पर दिखाएंगे, तो इसको आप क्या करोगे, कंपोनेंट के अंदर क्या कर सकते हो भाई, रिजोल्व हम करेंगे। तो देखो ये हमारे पास एंगल होगा यहां पर कोरस्पोंडिंग, तो इस mg को जब हम कोर्स को इस एंगल के कोरस्पोंडिंग करेंगे, तो यहां पर एंगल अल्फा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, mg cos अल्फा भाई, ठीक है। और एक हमारे पास क्या आएगा इस तरफ, तो ये आपका क्या हो जाएगा mg sin अल्फा, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल ऑफ जो इंक्लाइन सरफेस और आपका जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा अल्फा, वो किसके इक्वल होगा भाई, यहां पर जो आपका एंगल आएगा आपका उसके इक्वल हो जाएगा अल्फा। और फिर यहां से हम mg को क्या करेंगे, दो कंपोनेंट mg cos अल्फा और mg sin अल्फा के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको रिजोल्व कर सकते हैं भाई। अब यहां से देखो सारे फोर्सेस हमने बैलेंस करवा दिए, r को हमने बैलेंस करवा दिया mg cos अल्फा से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था इस साइड में, इसको बैलेंस कर लिया mg sin अल्फा ने, ठीक है। तो अब हम इनको क्या करेंगे भाई, इक्वल इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो देखो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F, वो किसके इक्वल है भाई, mg sin अल्फा के इक्वल हो जाएगा। और जो आपका r है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, r किसके इक्वल हो जाएगा भाई, आपका mg cos अल्फा के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या मान लिया, सेकंड एज्यूम कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा। तो अल्फा तो हमने यहां से दिखा दिया भाई कि कितना है, ये इनके बीच में जितना भी एंगल होगा उसको अल्फा के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो भाई, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से लेकर या फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ लेके अगर हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो उनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, तो उस रिलेशन को दिखाने के लिए यहां से क्या लिख सकते हैं, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं भाई, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, f डिवाइड बाय r इज इक्वल टू क्या हो गया आपका mg sin अल्फा डिवाइड बाय mg cos अल्फा भाई, ठीक है। mg से mg कैंसिल होगा,
तो यहाँ पर बचा एफ बाई आर इज इक्वल टू में साइन अल्फा बाई कोस अल्फा। साइन बाई कोस आपका क्या हो जाता है भाई, टेंजेंट, तो ये आपका क्या होगा, टेंजेंट अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टेंजेंट अल्फा लिख दिया, लेकिन आपको पता है भाई कि जो म्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ बाई आर। तो यहां से मैं म्यू को लिख सकता हूं भाई, जो एफ बाई आर है, म्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल दिखा दिया भाई हमने, जो हमारा एंगल ऑफ स्लाइडिंग था उसके इक्वल दिखा दिया। अब यहां से देखो इनके बीच में जो रिलेशन आएगा उसको आप किस तरह से दिखा सकते हो, इसको मैं से भी तो दिखा सकते हैं भाई। अगर आपको याद है फॉर्मूले जो हमने अभी ड्राइव किए हैं, तो यहां से देखो कि जो म्यू होता है वो किसके इक्वल भी होता है, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, इसके इक्वल हमने निकाला था एंगल ऑफ फ्रिक्शन में। लेकिन यहां से क्या है भाई, म्यू किसके इक्वल आया है, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, ये आ गया। तो दोनों हमारे पास म्यू की वैल्यू है, तो यहां से हम क्या करेंगे कि म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो यहां से हम दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं ना भाई। यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो थीटा एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फा के भी इक्वल हो जाएगा। यानी अगर टेंजेंट थीटा, अगर हम इन दोनों को देखते हैं, इज इक्वल टू टेन अल्फा, टेन से टेन कैंसिल हो गए, थीटा किसके इक्वल आ गया भाई, अल्फा। तो इसका मतलब आपका क्या होता है कि जितना आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ स्लाइडिंग हो जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो देखो यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना बना था, यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन दिखाया था हमने, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसके साथ कितना बनेगा, जितना यहाँ पर जो एंगल आएगा वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिखा रहे थे हम नॉर्मल रिएक्शन के साथ, ठीक है। देखो इस डायग्राम को दोबारा से आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ कैसे। ये था भाई हमारे पास डायग्राम अपना, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर ये बॉडी है, ये इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड mg, ये इसका क्या लग रहा है भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या है इसकी नॉर्मल रिएक्शन r। तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा f और r का। एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा आ गया, तो ये किसके इक्वल होगा भाई, अल्फा के इक्वल होगा ना। अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और ये जो mg वेट है ये इस तरह से जा रहा है भाई आपका, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, अगर मैं इसको इस तरह से नीचे कर देता हूं नॉर्मल रिएक्शन को, तो ये दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा ना। ये थीटा है तो ये भी थीटा, और यहां से हमने निकाला कि जो थीटा एंगल है किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। तो इसलिए हमने यहां पर जो ये एंगल लिया है अल्फा, इस वजह से हमारा ये एंगल अल्फा आया हुआ यहां पर, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये एंगल थीटा एफ और आर का जो रिजल्टेंट बनाएगा नॉर्मल रिएक्शन के साथ, वो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा अगर इस नॉर्मल रिएक्शन को नीचे बढ़ाओगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दोनों हमारे क्या होंगे भाई, हम इसको दिखा सकते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, लेकिन रिलेशनशिप में क्या था, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो इस थीटा को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अल्फा लिख सकता हूँ ना भाई, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या लिखा है, इस एंगल को अल्फा लिखा है। ये बात आपको अब अंडरस्टैंड होगी, पहले अगर मैं ये बात आपको बताता तो शायद आपको अंडरस्टैंड ना भी हो पाती, ठीक है, क्योंकि हमने थीटा और अल्फा को इक्वल नहीं दिखाया था। अब थीटा और अल्फा इक्वल आने के बाद हमें पता लग गया कि यहाँ पर जो हमने एंगल अल्फा लिया है वो किस वजह से अल्फा आया है, ठीक है। तो यहाँ से हम रिलेशन भी समझ सकते हैं भाई, थीटा और अल्फा के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में। तो ये हमारा क्या था, आज का टॉपिक था, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ साथ जो बच्चे मुझे डेली सपोर्ट करते हैं भाई, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं चैनल को, उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ। जो नए बच्चे आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, कोशिश करता हूँ मैं कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई चीजें रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो नए बच्चे आते हैं वीडियो को या फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो डेली की वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, लेक्चर डालता हूँ, आपको यूट्यूब के ऊपर अपलोड होती हैं, वो आप तक डेली नोटिफिकेशन उनकी आते रहे। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।